हाय गाइस, दिस इज़ अंकुर राठी अगेन विद यू। एंड गाइस, जो हमारा कोर्स चल रहा है पॉलिटी का या फिर संविधान मूल विधि का, इस कोर्स में अब तक हमने देखा फंडामेंटल राइट्स हम कर रहे थे। फंडामेंटल राइट्स के हमने कुछ आर्टिकल्स लिए थे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। राइट टू इक्वालिटी या समता का अधिकार से संबंधित जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 हमने लिए। आज हम नेक्स्ट फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, वो है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम। इस राइट टू फ्रीडम के तहत देखिए, अब हम बात जो करेंगे कौन कौन सी फ्रीडम दी गई है, किस किस तरीके कितने अधिकार आते हैं। देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा, स्वतंत्रता का अधिकार के तहत आर्टिकल 19, 20, 21, 22 आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत वाइड है। आज हम बस ये करेंगे, तो आपको ध्यान से देखना। कुछ पेचीदे मामले हैं इसमें, उस मामलों के बारे में बताऊँगा, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ बताऊँगा आपको। ठीक है, तो जुड़ रही है हमारे साथ, लगातार ये वीडियो देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 19 की। तो देखिए, आर्टिकल 19 सबसे पहले कहता है आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अनुच्छेद 19 जो कहता है उस पर आगे चलते हैं। अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 19 जो है, ये स्वतंत्रता के अधिकार के तहत 6 अधिकार हमें देता है। इसके अंडर में 6 अधिकार है। पहले 7 अधिकार आते थे, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। राइट टू प्रॉपर्टी भी इसके अंदर आता था, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी अब हटा दिया गया, और 44वें संविधान संशोधन 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, और अब वो लीगल राइट है आर्टिकल 300A और भाग 12 में। क्लियर है? द राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बिन रिवेल under fundamental right and now it become a legal right under article 300A part 12th of Indian Constitution। क्लियर? आगे चलते हैं। इसमें देखिए कौन कौन से अधिकार दी गई है। पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता। फिर है संगम या संघ बनाने का अधिकार। फिर है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वनिर्धि विचार अधिकार, आप निर्वाध विचार का अधिकार। इसके बाद है भारत के किसी भाग में निवास करना, बसने का अधिकार। और फिर भारत के किसी भी क्षेत्र में कोई आजीविका व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता। हम एक एक देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पहलू है वो भी इनके साथ हम देखते चलेंगे। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। पहला आर्टिकल 19 के बारे में थोड़ा सा कुछ हम देख लेते हैं। तो देखिए, मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 मूल अधिकार थे, परंतु संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। ये सब यहाँ पे दे रखा है। ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को, कंपनियों के शेयरधारकों के लिए है, ना कि विदेशी और कानूनी लोगों के लिए। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ये अधिकार मौलिक स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है, युक्ति रुक्ति रूप से जो राज्य इस पर प्रतिबंध लगा सकता है, उस बारे में बात करेंगे। तो पहला अगर हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले ऊपर चलते हैं। अभिव्यक्ति, वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें दे रखा है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने का अधिकार है। अब देखिए अभिव्यक्ति कैसे, यानी कि सिंपल सी बात है, अपनी बात कहने का अधिकार। ठीक है, अपनी बात आप कैसे कहोगे, उसके कुछ माध्यम होते हैं। आप ये पढ़ लेना सारे, मैं आपको बताता चल रहा हूँ, एक ब्रीफ में समझाता चल रहा हूँ, जिस्ट आपके दिमाग में कंसेप्ट डालना चाहिए। पहली चीज़ है मुंह से बोलना। आप मुंह से बोलोगे, जैसे मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार के तहत ही मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ। एक अगली चीज़ आती है लिखित रूप से, लिख के आप कुछ बोल सकते, कह सकते हो। इसके बाद है प्रिंट, कुछ प्रिंट करके, जैसे अखबार, न्यूज़पेपर वगैरह प्रिंट किया जाता है। इसीलिए राइट टू प्रेस इसी में लिया गया है। देखिए यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, राइट टू प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसीलिए इसमें ली गई है, क्योंकि वो प्रिंट मीडियम आता है। अगला है पिक्चराइज करके, कोई कार्टून बना के आप या और कुछ इंडिकेशन दे के पिक्चर का, उससे आप अपनी बात कह सकते हो। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कुछ अधिकार जो है उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखे व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, जो होर्डिंग वगैरह आप देखते हो शहर वहर में अपने लगाने के लिए, ये भी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। फ़ोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार भी इसी में है। राजनीतिक दलीय संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए समझा देता हूँ। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी कहती है भारत बंद या राज्य बंद, तो आप उसके लिए बाध्य नहीं, वो पार्टी आपको बाध्य नहीं कर सकती कि बंद करना ही होगा आपको, नहीं। आप उसके खिलाफ, आप उसकी बातों को नहीं
मानने के लिए बाध्य नहीं हो, आप उसकी बातों को नहीं भी मान सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपके साथ वो कुछ और बर्ताव करते हैं या कुछ आपके साथ कार्रवाई कराते हैं तो उसमें आप कोर्ट में जा सकते हैं। ये इस तरह के अधिकार इसमें दिए गए हैं। क्लियर है? मतलब कोई जोर ज़बरदस्ती किसी से कोई किसी भी तरीके से नहीं कर सकता। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये बात कही गई है। यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को? चलिए अगला चलते हैं 31। ओके, तो राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ भी आपको अधिकार है। सरकारी गतिविधियों की जानकारी का भी अधिकार है आपको। शांति का भी अधिकार है, शांति का है, ठीक है ना। शांति का मतलब राइट टू साइलेंस, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये नया जोड़ा था इसमें, सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन से नया जोड़ा है इसमें। राइट टू जो साइलेंस है यानी कि शांति का अधिकार। अगर आपसे कोई कुछ पूछता है तो आप उसमें चुप रह सकते हैं और कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर सकता कि आप चुप हो। ये केस जब आया, जब जो हमारे रामदेव जी है, योग गुरु, उन्होंने एक आंदोलन दिल्ली में जब किया रामलीला मैदान में, तो वो लोग मौन थे या फिर वो सो रहे थे, सोते हुए पुलिस ने उनके साथ कार्रवाई करी। तो उस बात को लेकर राइट टू स्लीप भी इसके अंतर्गत आया था, ठीक है ना। तो शांत रहने का अधिकार या राइट टू स्लीप सब इसी में है। राइट टू प्रेस इंपॉर्टेंट है। राइट टू प्रेस, आपको प्रेस की स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसी में ही आया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। आगे चलते, इसमें ये भी है अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, यानी कि अखबार में आप पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकते, अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन होगा। प्रदर्शन और विरोध का अधिकार, आप प्रदर्शन कर सकते हो, किसी का विरोध करना विरोध कर सकते हो, लेकिन इसमें हड़ताल का अधिकार नहीं। इंपॉर्टेंट है ये, हड़ताल का अधिकार इसमें नहीं दिया गया, लेकिन लोग फिर भी हड़ताल करते हैं। वो रेगुलेट्स होती है, वो लेबर लॉ के तहत रेगुलेट होती है। स्ट्राइक एक्ट एक अलग है, जिसके तहत अगर आपको स्ट्राइक करना है तो कुछ दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ता है उस संस्था को जिसके खिलाफ आप स्ट्राइक करना चाहते हो, ठीक है, और शासन की अनुमति वगैरह उस पर लेनी पड़ती है। ये यहाँ तक वो रेगुलेटिंग है, ठीक है। आगे चलिए, अब देखते हैं हम कि मैंने आपको बताया था ये राइट जो है एब्सोल्यूट नहीं है, युक्ति रूप से इन पे रोक लगाई जा सकती है। तो रोक लगाने के मैं तरीके बताता हूँ। देखिए लिखे हुए मैं आपको बोलता चल रहा हूँ। देखिए, भारत की एकता और संप्रभुत्ता यानी कि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, राष्ट्र की अगर सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी का हनन होता है, प्रभावित होती है, तो उस पर आप रोक लगा सकते हो। इसके अलावा मैं आपको ये संप्रभुत्ता क्या होती है, इंटीग्रिटी एकता क्या होती है पहले बता चुका हूँ। आप प्रीएम्बल वाले टॉपिक में आप मेरे देख सकते हैं, प्रस्तावना वाली वीडियो, ठीक है। राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा को कोई हानि पहुँचती है तो अगर किसी मित्र राष्ट्र या विदेशी राष्ट्र से फ्रेंडली रिलेशन हमारे ख़राब होते तो ऐसी चीज़ों पर आप रोक लगा सकते हो। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरलिटी, यानी कि जो जैसे ये दे रखता है सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना, कि आप खड़े होकर और गालियाँ बकने लगे सड़क पे, तो इससे क्या होता है, नैतिकता नैतिकता का हनन होता है, सामाजिक नैतिकता उसका पतन होता है, इसलिए रोक लगाई जा सकती है, पुलिस आपको पकड़ के ले सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्याय की अवमानना, आप न्याय की आलोचना करो खुल के, है ना, न्यायालय को खुल के आप उसका विरोध करो। विरोध नहीं, आलोचना का मतलब होता है अपशब्द का प्रयोग करना या इस तरह की कोई चीज़ करो तो वो गलत है, उस पर रोक लग सकती है। बात समझ में? विदेशी आक्रमण आदि, किसी अपराध में संलिप्त होना, आप किसी अपराध में अगर आप जुड़े हुए हो, ठीक है ना, और उसमें कहते हो मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है अपनी, या विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो वो आप पे यहाँ पे लागू नहीं होगा। पास समझ में? अगला चलते हैं, इसमें भी जो दूसरा राइट है, देखिए शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार। यहाँ पे क्या है, आप सम्मेलन कर सकते हो लेकिन वो सम्मेलन शांतिपूर्ण होना चाहिए, वो हिंसा नहीं भड़काने वाला होना चाहिए, अव्यवस्था नहीं, गलत संगठन और सार्वजनिक शांति को भंग नहीं करने वाला होना चाहिए। तो आप एक क्या कर सकते हो, एक शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो। इस सम्मेलन की अगर हम बात करूँ, सम्मेलन में देखिए क्या आएगा, आप पब्लिक मीटिंग कर सकते हो,
यानी कि एक बैठक कर सकते हो सामूहिक रूप से। आप डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि आप विरोध भी कर सकते हो, कहीं धरना प्रदर्शन कर सकते हो, आप कुछ जुलूस निकालते हो वो भी निकाल सकते हो। बात समझ में? इसीलिए जैसे मुहर्रम वगैरह का जुलूस निकलता है तो बच्चों आप देखोगे वो क्या करते हैं, थाने से परमिशन लेते हैं और थाने में पुलिस लगाते हैं। वहाँ अगर सब शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है ठीक है, अगर उसमें कुछ हिंसा हो जाती है, कुछ ऐसा मामला हो जाता है जिससे कि सामाजिक और शांति भंग होती है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है, बैन, पुलिस उसे डंडा मार के खदेड़ सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आई आ गया आपको। अगला चलते हैं। प्रतिबंध के आधार में आपको बता चुका हूँ सारा। देखिए एक चीज़ यहाँ पे दे रखा है, धारा 144 के तहत एक न्यायाधीश किसी संगठित बैठक की जैसे 4 या 4 से अधिक लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, ठीक है ना, जहाँ कोई संवेदनशील मामला है, दंगे हो सकते हैं और झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है, ऐसे क्षेत्र में 144 धारा लागू करके मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, पब्लिक गैदरिंग को तितर बितर कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है। 144 धारा सीआरपीसी की धारा है, ये याद रखना होगा आपको, ये वाली 144 धारा ये वाली। ठीक है, तो ये ऐसा भी कर सकते। हालांकि 144 धारा है कोरोना में भी लगी है कि आप लोग सारे इकट्ठे नहीं होंगे, तो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए या जनरल इंटरेस्ट में लगाई गई है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला राइट हम इसमें देखते हैं, तो अगला राइट होगा इसमें संगम का अधिकार। संगम का अधिकार देखिए क्या है, बेसिकली संगम का अधिकार देख लेते हैं। संगम का अधिकार या फिर संघ बनाने का अधिकार, फॉर्म फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आपको जुड़ने का अधिकार और जुड़ के आप एक संगठन बना सकते हैं। संगठन में देखिए क्या है, कंपनी खोल सकते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं आप, एक पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं आप, कोई सामाजिक सोसाइटी बना सकते हैं आप, क्लब बना सकते हैं, रोटरी क्लब, लोयंस क्लब, है ना, हैप्पी क्लब्स ये, या कोई ट्रेड यूनियन भी आप इसमें बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। इस पर प्रतिबंध कैसे लग सकते हैं, देखिए राष्ट्र की एकता और संप्रभुता अगर प्रभावित होती है, सार्वजनिक आदेश व नैतिकता सार्वजनिक, ठीक है, और पब्लिक ऑर्डर, ये सारे मामले जो है इसमें इन पर रोक लगाई जा सकती है। इस अधिकार को हनन किया जा सकता है या उस पर रोक लग सकता है। उच्चतम न्यायालय श्रम संगठनों को मोल भाव करने, हड़ताल करने तथा तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं देती। इस बारे में पहले मैं आपको कह चुका हूँ, बता चुका हूँ कि तालाबंदी वगैरह का जो मामला है उसमें आपको फंडामेंटल राइट वो नहीं है आपका, वो एक रेगुलेटिंग एक्ट राइट है। आगे चलते हैं। अबाध्य संचरण की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ठीक है, एक चीज़ यहाँ देखना होगा, अभी बताता हूँ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में क्या है। आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हो, सामान्यतः कहीं भी घूम सकते हो, आ जा सकते हो, ठीक है, ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना होगा, दो तरह की घूमना होता है, दो तरह का संचरण होता है। एक तो आंतरिम और एक बाह्य। आंतरिम का मतलब पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हो, लेकिन अगर विदेश में जाने की बात है तो वो इस राइट में नहीं आएगा, वो राइट आर्टिकल 21 में आएगा। विदेश में अगर जाने के लिए राइट की बात करेंगे, राइट टू विजिट या ट्रैवल अब्रोड, वो आर्टिकल 21 डील करेगा उससे। ठीक है, तो आप कहीं भी घूम सकते हो भारत में। हालांकि इस पर रोक लग सकती है। देखिए अनुसूचित जाति की सुरक्षा के लिए इसमें दे रखा है, कुछ विशेष वर्ग के अनुसूचित जाति की सुरक्षा के लिए, जनजातियों के हितों के लिए बाहर के लोगों पर प्रतिषेध कर रखा है। ठीक है ना, तो जनरल पब्लिक और ट्राइबल पीपल, सामान्य लोगों के हितों में, आम लोगों के हितों में और अनुसूचित जनजाति के हितों में इस पर रोक लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, देखिए अंडमान निकोबार पे कुछ जातियां हैं जिनकी अपनी एक कल्चर है और अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है। वहाँ पे टूरिस्ट लोग, विदेशी लोग जाकर उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे प्रोहिबिट कर दिया कि आप वहाँ विजिट नहीं करेंगे, एज अ टूरिस्ट भी आप वहाँ विजिट नहीं कर सकते हो। प्रोहिबिटेड रीजन है वो। पुलिस की गाड़ी घूमती रहती है वहाँ 24 घंटे, और अगर कोई जाता है तो गिरफ्तार कर लेती है, पकड़ लेती है उसे। तो वो जाके ये नहीं कह सकता कि आप हमें क्यों रोक रहे हो। इसके अलावा अगर किसी को कोई बीमारी है या इस तरह का कोई कार्य कर रहा है जिससे समाज खंडित हो रहा है, तो उस पर भी रोक लग सकती है। जैसे वैश्यवृत्ति, वैश्याओं के संचारण पे
उन्हें कोई अधिकार नहीं है, उस पर रोक बैन है, बैन लग सकता है। पुलिस उन्हें बिल्कुल उन्हें बाध्य कर सकती है, एक जगह पे कन्फाइन कर सकती है, रोक सकती है, ठीक है। और स्वास्थ्य का, जैसे कि किसी को एड्स है या कोरोना है, कोरोना का आदमी, अब एग्जांपल ले लेता हूँ कोरोना का, क्योंकि कोरोना चल रहा है। तो जैसे कि स्वास्थ्य विभाग, पुलिस वाले आते थे, कोरोना वालों को उठा के ले जाते थे, कोरोना पेशेंट को, उसे बाध्य कर देते थे, एक जगह कन्फाइन कर देते थे। तो वो अब ऐसा नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चला जाए अपने को डिफेंस करने के लिए, नहीं। यहाँ पब्लिक हेल्थ और जनरल इंटरेस्ट का मामला है, इसीलिए क्या है, उसे बाध्य कर दिया गया, मूव ना करे वो कहीं। अगला है निवास का अधिकार, यानी कि हर एक नागरिक जो है वो पूरे देश में कहीं पे भी जाके रह सकता है। लेकिन आपको मैं बताऊं, उसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ इसमें अपवाद है, या कुछ जो इस पे मतलब प्रोहिबिटिशन है, रेस्ट्रिक्शंस है इसमें। और रेस्ट्रिक्शंस कैसी है, रोकथाम, इसमें रोक लग सकती है। कैसा, रीजनेबल रोकथाम होनी चाहिए। रीजनेबल रोकथाम क्या होगा, देखिए, रीजनेबल रोकथाम दो तरीके की होगी। अगर आम आदमी या आम जन, सामान्य जन उससे प्रभावित होता है नकारात्मक रूप से, और एसटी लोग, जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, उनका हित जो है खंडित होता है, इसीलिए आप वो निवास करने के अधिकार को आपको रोक लगाई जा सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में आप रेजिडेंस नहीं ले सकते अगर आप आउटसाइडर हो। जम्मू कश्मीर, अब शायद लेने लगे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि अब तो नए प्रोविज़न आ गए उसके लिए। ऐसे ही ट्राइबल एरियाज़ है बहुत सारे, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे रीजन है, हिली एरियाज़ मोस्टली ऐसे है जो स्पेशल स्टेटस के तहत है, या एक स्पेशल कैटेगरी के स्टेट है, वहाँ पर आप निवास नहीं कर सकते, यानी कि ज़मीन खरीद के आप मूल निवासी वहाँ के नहीं हो सकते। वो इसलिए, अगर मूल निवासी होने लगे तो जिनके पास पैसा है, लोग वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, और जो वहाँ के मूल निवासी है, क्योंकि वहाँ की अलग एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में उन्हें रहने की आदत है, अपना कल्चर है उनका, वो सब उनका ख़त्म हो जाएगा, बस उनमें ही। तो इसीलिए क्या होता है, निवास पे रोक लग सकती है। अगला प्रतिबंध के आधार से बता दिए मैंने। अगला F देखते हैं, जो छठा अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत, ये है व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। पूरे देश में कहीं भी कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, लेकिन वो व्यवसाय ऐसा होना चाहिए कि आम जनता को हानि ना पहुंचाता हो। वास्तव में आम जनता को किसी भी तरीके से वो हानि ना पहुंचाता हो। सबसे बड़ा इसमें यही है कि व्यवसाय जो है आपका इस तरीके का ना हो। देखिए, व्यवसाय में और कुछ प्रतिबंध हैं, जैसे कि आप पेशागत हो, आपकी तकनीकी योग्यता जरूरी है। जैसे आपने डॉक्टर की दुकान खोल लिया, आपने ऐसा नहीं खोल सकते, आपके पास MBBS डिग्री होनी चाहिए, या जो भी डिग्री है वो होनी चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। आपने अपना मेडिकल स्टोर खोल दिया, लेकिन उसके लिए लाइसेंस ज़रूरी होता है। एक बी फार्मिस्ट होता है, वो ज़रूरी होता है, कंसल्टेंट, वो सारी औपचारिकता, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। अगला है, किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, सेवा का पूर्ण आंशिक रूप से स्वयं जारी रखा जा सकता है। अगला दे रखा है, सार्वजनिक हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे स्मगलिंग कर लेते हैं, मान लिया आप कहने लोगों, मैं तो धंधा कर रहा हूँ, ड्रग्स का धंधा कर रहा हूँ, बहुत पैसे कमा रहा हूँ, ड्रग्स है, लोगों की डिमांड है, मैं दे रहा हूँ, नहीं, लेकिन वो क्या है कि नशावृत्ति फैला रहा है ना, एक सोसाइटी को गंदा कर रहा है, इसीलिए उस पर रोक लग सकती है। महिला और बच्चाओं के आप खरीद ब्रोक कर रहे हो, है ना, एजेंसी खोल ली और एजेंसी अच्छी चलने लगी, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में महिलाओं को बेचने की या बच्चों को बेचने की एजेंसी खोल रहा हूँ जी मैं तो, कंसल्टेंसी, हालांकि 2 नंबर में ही चलती है, लेकिन ओपनली ये नहीं चलती है, नहीं अलाउ है, ठीक है, बात समझ में। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। आर्टिकल 19 के बारे में आज हमने बात करी। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं और आर्टिकल 20 पे सीधा स्विच करते हैं। आर्टिकल 20 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 20 पे सीधा स्विच करेंगे यहाँ पे। ओके, एक सेकेंड। जी देखिए, आर्टिकल 20 बात करते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। यानी कि आपने कुछ अपराध करा है, आप अपराधी हो, तो इस ऐसी स्थिति में भी आपके कुछ अधिकार होंगे। वो अधिकार क्या होंगे, इसमें 3 अधिकारों के बारे में कहा गया है। पहला है कोई पूर्व पद प्रभाव कानून, यानी कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इंग्लिश में ध्यान रखना, टेक्निकल वर्ड है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ये जो आपने लिखा है इसे इंग्लिश में, ये कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। इसका देखिए क्या है, आप समझ लीजिए, ऐसा समझ नहीं आएगा। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि अगर कोई कानून चल रहा है, आज वो कानून चल रहा है,
और आज कोई अपराध कर दिया है किसी ने और उससे वो मुकदमा उस पर दायर हो गया है, फिर 2 4 5 साल बाद वो कानून भारतीय संसद ने या राज्य की विधायिका ने उसे खारिज कर दिया है, वो कानून हटा दिया है, तो अब जो मुकदमा उस आदमी पे चल रहा था उस कानून के तहत वो चलता रहेगा, हटेगा नहीं। एक दूसरी स्थिति क्या है, अगर कोई नया कानून इस संबंध में बना दिया है तो वो नया कानून उस पर लागू नहीं होगा, वो जो अपराध उसने पहले किया था वही अपराध उस पर लागू रहेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, दो समझ में आएगा। संजय दत्त पे टाडा कानून लगा 1992 के बम ब्लास्ट, मुंबई बम ब्लास्ट में आरोपी थे, तो टाडा लगा। टाडा बाद में हटा दिया गया, शायद 2002 या 4 में हटा दिया गया था टाडा हटा दिया। अब टाडा कानून नहीं है, लेकिन संजय दत्त पे टाडा अदालत में टाडा कानून के तहत ही उस पर कार्रवाई हुई है। बात समझ में आई? इसका मतलब है जब आपने जो अपराध किया था वो जब कानून था उसके तहत ही होगी, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दिया जाएगा कि वो कानून खत्म हो गया अब तो। एक दूसरा एग्जाम्पल कंडीशन लेता हूँ। देखिए, एक निर्भय कांड हुआ था दिल्ली में, जो रेप केस हुआ था सामूहिक रूप से, उसमें एक लड़का था, वो नाबालिग था, 18 साल का नहीं। जब उस पर केस दर्ज हुआ रेप का, आर्टिकल 376 के तहत, तो जब उस पर या CRPC की IPC की धारा 376 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, तो उस टाइम पे वो नाबालिग था और उस टाइम पे कोई कानून थे, लेकिन कुछ कानून नए बाद में बने। लोधा रिपोर्ट आपको याद होगी, लोधा रिपोर्ट के तहत कुछ कानून बने थे और IPC CRPC की कुछ कानूनों में बढ़ोतरी की गई थी, ठीक है। और ये कानून बना था कि 18 साल से कम अगर कोई जघन्य अपराध करता है, 16 साल तक की आयु तक का भी, तो उसे भी वयस्क के रूप में ही उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, यानी कि एक मैच्योर आदमी की तरह ही उसे डील किया जाएगा। ये कानून बना बाद में, उससे पहले उस पर मुकदमा दर्ज हो गया था। और जब वो कानून बना तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कैटेगराइज किया जाएगा कि ये 18 साल से कम था लेकिन 16 साल से तो बड़ा था और उस पर दोबारा से मुकदमा अलग तरीके से चले, नहीं। क्योंकि जब वो कानून था नहीं, जब उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, तो जिस टाइम वो कानून था उस टाइम के तहत ही मुकदमा इस पर चलेगा, इसीलिए वो लड़का बच गया, फांसी की सज़ा उससे नहीं हुई। जुवेनाइल कोर्ट में चला है, बच्चा अदालत बोल देते हैं सामान्य था उसे। समझ में पोस्ट डिफेक्टो क्या है? अगला है दोहरी क्षति नहीं होना, यानी कि एक अपराध के लिए आपको एक ही बार सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं है कि दो बार सज़ा मिल जाएगी। बात समझ में कि आपको 2 बार, एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा मिल रही है। क्लियर है ना? जैसे कि संजय दत्त का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। संजय दत्त ने अपनी सज़ा काट ली 5 साल की, हालांकि टाडा से बरी हो गया था, टाडा कोर्ट से। और जो एविडेंस एक्ट है, साक्ष्य अधीन आर्म्स एक्ट के तहत इसे 5 साल की सज़ा हुई थी, जिसमें AK-47 वगैरह ये रखता था अपने पास, वो साबित हुई थी। तो आर्म्स एक्ट के तहत इसे सज़ा हुई थी, वो 5 साल की सज़ा इसने काट ली। अब जज कहने लगे दोबारा मुकदमा इस पर उसी चीज़ का करा जाए, नहीं हो सकता है। तो ये आपको अधिकार है, बचाव आपका। अगला है स्वयं अभिशासन नहीं, यानी कि नो सेल्फ इंक्रीमेशन। इसका मतलब हो गया आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये इम्पोर्टेंट है, इसकी बात हम आगे भी करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। आर्टिकल जो 20 के बारे में हमने ये पूरा आपको बता दिया है, बात समझ में आई। अब आर्टिकल 20 के बाद हम आर्टिकल 21 में चलते हैं और आर्टिकल 21 को देखते हैं। देखिए, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता इसमें कहा गया है। प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसमें बात करते हैं। देखिए, आर्टिकल 21 में पहले इसे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ही रखा जाता था, यानी कि आपको किसी को मृत्यु नहीं कर सकते आप अगर किसी को जीवन से मुक्त करते हैं या उसे मृत्यु का दंड देते हैं, वो केवल और केवल कानून के अनुसार दिया जा सकता है, इसमें ये है। बाकी और आप किसी के जीवन नहीं छीन सकते, ठीक, इसमें ये दिया गया है। लेकिन इसमें एक पेचीदी चीज़ और है, पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता। यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी और लाइफ के तहत बहुत सारे मुकदमे सामने आए। एक बड़ा मुकदमा सामने आया था जिसका जिक्र मैं करना चाहूँगा, जिसमें मेनका गांधी का केस था। एक मेनका गांधी ने वो केस लड़ा था और सुप्रीम कोर्ट में 1978 की बात है। मेनका गांधी ने कहा था कि जीने का अधिकार केवल जीना नहीं, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए।
और जो मानव मनुष्य की आवश्यक वस्तुएं हैं, जो आवश्यक चीज़ें हैं जीवन, एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए, वो उसे उपलब्ध होनी चाहिए। इसका इंटरप्रिटेशन बहुत बड़ा हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार इसमें होगा और ये राज्य की जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति एक सम्मानजनक जीवन, हर नागरिक एक सम्मानजनक जीवन जी के अपना संपूर्ण विकास में योगदान निभा सके। एक चीज़, अगली चीज़ मैं देखता हूँ इसमें कुछ और अधिकार है। एक अधिकार आता है राइट टू प्राइवेसी का, निजता का अधिकार। देखिए यहाँ पे दे रखा है निजता का अधिकार बच्चेरा, मैं इसे समझा देता हूँ। निजता का अधिकार का मतलब है आपकी कुछ पर्सनल लाइफ होती है, उस पर्सनल लाइफ में क्या हो सकता है, आप कोई भी इस पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा या आपकी पर्सनल चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, ऐसी चीज़ें इसमें कही गई है। इसका इंटरप्रिटेशन बहुत बड़ा है। राइट टू प्राइवेसी में बहुत सारी चीज़ें आती है जो हमारे काम की, बता देता हूँ। देखिए राइट टू प्राइवेसी कब आया, 1990s में एक डकैत होता था उत्तर प्रदेश में, खड़क सिंह। ये खड़क सिंह एक बहुत बड़ा डकैत था और इसे पकड़ने के लिए पुलिस ने बहुत प्रयास किए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बाद में एक स्पेशल जो यूनिट बनाई और इसी काम के लिए, तो उस पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसके पीछे लग गई और इसकी जासूसी में पूरी तरीके से लग गई। जब इसकी जासूसी कराई तो इसकी व्यक्तिगत जानकारी और व्यक्तिगत जीवन में इंटरफेयर करना प्रारंभ कर दिया पुलिस ने। ठीक है, अब जैसे इसके घर में जासूसी कराना, जैसे और इसकी प्राइवेट लाइफ में जासूसी कराना, ठीक है, इस तरह के काम शुरू कर दिए पुलिस ने ताकि इसे पकड़ा जा सके और इसका जो है इलाज किया जा सके। अपराधी था ये। तब केस फाइल हुआ था और इसमें कहा गया था कि जिन निजता के अधिकार का हनन हो रहा है। तो देखिए एक आपने एक टैग सा सुना होगा, एक टैग लाइन सी होती है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो इसका मतलब बता देता हूँ। देखिए खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, इसका मतलब है खड़क सिंह इतना खूंखार डकैत था, जब वो आता था तो लोग खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर लेते थे अपने, तो खिड़कियाँ खड़कने लगी। अब दूसरी लाइन जो है इसमें, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, इसका मतलब है जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस पर शिकंजा करना शुरू किया, कसना शुरू किया, तो वो उत्तर प्रदेश पुलिस से इतना डर गया था, इतना भय हो गया था उसे कि जैसे कोई खिड़की दरवाजे खुलते बंद होते थे तो वो डर जाता था उस चीज़ को लेकर। तो ये कहा गया है कि अब खिड़कियों के खड़कने से खड़क सिंह खड़क रहे हैं। तो ये एक पुलिस की बड़ी कामयाबी थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, और जिसमें एक पूरा इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा उत्तर प्रदेश पुलिस का भी। और एक इस वाद को लेकर राइट टू प्राइवेसी का जो अधिकार हमें मिला वो इसी के माध्यम से मिला है। ठीक है, इसके अलावा आश्रय का अधिकार है, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आपको हथकड़ी सामान्यतः नहीं लगाई जा सकती, अगर लगेगी तो मजिस्ट्रेट की उसमें पहले परमिशन लेनी पड़ती है, उसमें हमें देने पड़ते हैं कुछ रिपोर्ट वगैरह, खूंखार है और अपराधी भागने की संभावना है या पहले भी ऐसा कर चुका है, जब वो हथकड़ी लगाने की अनुमति देता है। त्वरित सुनवाई के अधिकार, यानी कि जल्दी से ट्रायल हो। प्रिजनर्स राइट, जो अपराधी होते हैं और जेल में होते हैं उनके लिए जो उनका संरक्षण या उनके कुछ अधिकार है प्रोटेक्शन के। ठीक है, जल्दी से ट्रायल हो, साफ़ सुथरी ट्रायल हो, इसका मतलब है कार्रवाई, कोर्ट की कार्रवाई तेज़ होनी चाहिए, हालांकि होती नहीं है, सालों अटकती रहती है। इसमें एक चीज़ और है, एक महत्वपूर्ण मामला मैं एक और जिक्र करूंगा बच्चों, जब डिटेल में बता रहा हूँ आपको, ये करंट की चीज़ है इसलिए इम्पोर्टेंट है बता रहा हूँ। देखिए विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का एक विवाद आया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये विवाद आया और इसमें मुकदमा लड़ा। महिलाओं का जो शोषण होता है वो भी वहाँ जहाँ पे वो काम करती है, नौकरी करती है या कुछ और काम कर रही है, तो वहाँ महिलाओं का जो शोषण होता है काम के एवज में, उसे काम दिलाने के उसके विरुद्ध ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट में। और विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में ये मुकदमा महिला मोर्चा ने जीती और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो महिलाओं राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये कहा जाता है इसे, यानी कि काम के स्थान पर जो महिला उत्पीड़न है उसका निषेध, इसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी और फिर भारतीय संसद ने कानून भी बनाया, शायद 2013 में बना था वो कानून, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, ये सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एट वर्क प्लेस, इस तरीके से उसका टाइटल है। बात समझ में। अब इसमें इम्पोर्टेंट एक चीज़ और आ जाती है बच्चों, आर्टिकल 21A में कहा गया है शिक्षा का अधिकार।
शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया है। और ये इम्पोर्टेंट है, कब जोड़ा कैसे, देखिए 86वां संविधान संशोधन किया गया भारतीय संविधान में 2002 में, और इसमें जो राइट टू एजुकेशन है वो जोड़ दिया गया। राइट टू एजुकेशन का मतलब है शिक्षा का अधिकार, किसको है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, यानी कि ओनली फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि 6ठी क्लास तक के बच्चों के लिए है ये, जिसे प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री या प्राइमरी। तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का मुफ्त अधिकार है। इस अधिकार के तहत ही संसद में कानून बनाया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया। इसके तहत क्या रखा गया कि देखिए, इसमें रखा गया 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होगी, यानी कि कोई पैसा नहीं होगा, खाना वाना भी दिया जाएगा मिड डे मील के तहत, और कंपलसरी यानी कि स्कूल जाना ही जाना होगा। अगर माँ बाप उसे स्कूल नहीं भेजते तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी हो सकता है, जेल जा सकते हो। इसके अलावा इसमें रिजर्वेशन भी रखा गया, सीटों का रिजर्वेशन बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में, ये भी एक प्रावधान इसमें, तो अच्छे प्रावधान इसमें रहे। बात समझ में आई आपको? अगर आपसे पूछता है जो राइट टू एजुकेशन है या जो शिक्षा का अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में है, तो 21A में है। इसके अलावा संविधान के कौन कौन से आर्टिकल इससे संबंधित है, तो आर्टिकल 45 जो राज्य के मूल नीति निर्देशक तत्व है, उसमें आर्टिकल 35 को भी कहा गया है कि जो गरीब वर्ग के पिछड़े बच्चे हैं उनके लिए सरकार शिक्षा का प्रबंध करेगी, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 21A में भी नागरिकों का ये दायित्व है कि सभी माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, ठीक है, ये इसका जिक्र किया गया है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला राइट अब हम ले लेते हैं। इसी क्रम में जब हम अगला राइट लेते हैं तो शिक्षा के अधिकार के बारे में देखिए यहाँ पे पूरा शब्द दे रखा है। खैर, अगला राइट हम लेते हैं तो निरुद्ध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, निरुद्ध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। अब इसमें देखते हैं क्या, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। जैसे आपको अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट 2 तरह का होता है, यहाँ समझना होगा आपको, ठीक है। ये आर्टिकल 22 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। 2 तरह का होता है, एक तो होता है पुनिटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। पुनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये इसमें है नहीं, मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ प्रैक्टिकल चीज़ों पे। पुनिटिव का मतलब, पुनिटिव अरेस्ट ऐसा होता है कि आपने कोई अपराध कर दिया और अपराध करने के बाद आपको गिरफ्तार किया गया और आप पे ट्रायल चलाई। एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि आप कोई अपराध करने जा रहे हो, ये संभावना है, और ये संभावना है तो पुलिस को अधिकार होता है, ठीक है ना। CRPC में 144 जो धारा है उसके तहत पुलिस को बहुत सारे अधिकार हैं, जिसमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है संदेह की दृष्टि पे। तो अपराध करने से पहले आपको रोकना, प्रिवेंशन, विरुद्ध करना, आपको रोक देना अपराध करने से। अब ये तो 2 तरह के अरेस्ट हैं। अब ये अरेस्ट भी 2 तरह के कानूनों के तहत होते हैं। देखिए कानून दे रखे, साधारण कानून के तहत, ऑर्डिनरी लॉ, और दंड विषयक कानून के तहत, यानी कि प्रिवेंशन डिटेंशन कानून के तहत। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो साधारण कानून के तहत आपका अरेस्ट होगा वो बहुत नॉर्मल होता है। इसमें आपके कुछ अधिकार हैं, जैसे कि पुलिस आपको बताएगी आधार क्यों आपको पकड़ा, और आपको एक वकील भी देगी। तीसरी चीज़ इसमें क्या है, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर प्रस्तुत करना होगा। ये इम्पोर्टेंट है बहुत, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। और ये CRPC की जो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता है उसकी सेक्शन 57 और 76 में भी ये बात कही गई है, ठीक है। इसे आधार बना के उसमें रखे गए सेक्शन। बात समझ में, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, ना कि किसी विदेशी व्यक्ति को, ठीक। अगला आता है प्रिवेंशन डिटेंशन। देखिए प्रिवेंशन डिटेंशन कानून खतरनाक होते हैं। अगर पुलिस इसमें पकड़ लेती है तो 3 महीने तक आपको बंद रख सकती है, डिटेन कर सकती है। 3 महीने के बाद आगे तक भी आपको डिटेन रख सकती है, इवन 1 साल तक डिटेन रख सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट में एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड की अनुमति आपको मिल जाती है पुलिस को। हालांकि पुलिस इसमें बताती है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया, और वकील करने का भी अधिकार इसमें दिया गया है। तो ये कुछ अधिकार थे, मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मैं आपको बता देता हूँ प्रिवेंशन डिटेंशन के बारे में और थोड़ा सा। प्रिवेंशन डिटेंशन जो है, निवारक निरोधक कानून जो है, वो
उसमें दोनों, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, संसद को भी और राज्य की विधायिका को भी, दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन अगर दोनों के कानूनों में कोई विवाद आता है तो जो संसद ने कानून बनाया वो मान्य होगा। इसके उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ कौन से कानून है। ये कानून है जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे बोलते हैं रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, कौन सा? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है वो हम इसे वो भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी राइट्स है, जैसे कि और भी एक्ट्स है, जैसे पोटा, टाडा, मीसा, ये ख़त्म हो चुके हैं। ये सारे एक्ट जो थे ये सारे प्रिवेंशन डिटेंशन थे। अगली बात कर लेते हैं, अगला हम राइट चलते हैं, अगली राइट की तरफ चलते हैं। तो आर्टिकल 23 में अगले अलग राइट शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, मूल अधिकार है, वो प्रारंभ होते हैं। तो आर्टिकल 23 देखते हैं। 23 में कहा गया है, देखिए इसमें दो चीज़ कहा गई है। एक तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध, आर्टिकल 23। और आर्टिकल 24 कारखाने आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध। ये दो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आते हैं। हम पहला देखते हैं मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध। मैं आपको बता देता हूँ मानव दुर्व्यवहार क्या होता है। देखिए, मानव दुर्व्यापार होता है जैसे कि मानव की तस्करी की जाती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसे बोलते हैं। वो किस लिए की जा सकती है? जैसे कि महिलाओं की तो जो शारीरिक व्यापार होते हैं, देह व्यापार होता है उसके लिए, बच्चों की बेगारी के लिए, या और काम कराने के लिए बच्चों के लिए, या इसके अलावा मनुष्य के जो ऑर्गन होते हैं, शरीर के अंदर का जो पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स, उन ऑर्गन्स को खरीद फरोख्त बेचने के लिए। जैसे कि अभी तमिलनाडु में एक मामला पकड़ा गया था, कोई हॉस्पिटल था। ठीक है, ये होते हैं। तो इन पे रोक है, पूर्ण रूप से रोक है। ठीक है, अगला है बलात्श्रम। बलात्श्रम का मतलब होता है, दो तरीके आपको समझना होगा। ये दो तरह का होला बलात्श्रम। देखिए, एक तो होता है बेगार, एक होता है बाउंडेड लेबर, बंधुआ मजदूरी। यहाँ पे दो चीज़ है। बेगार क्या होता है कि आप इच्छा है आपकी काम करने की और आपको काम पे बुला लिया, काम कराया, फिर शाम को जब पैसे देने का नंबर आया तो लात मार के भगा दिया, आपको पैसे नहीं दिए। यह है बेगार। एक होता है बाउंडेड लेबर, बंधुआ मजदूरी। इसका मतलब आपकी इच्छा नहीं है काम करने की, लेकिन आपको ज़बरदस्ती पकड़ के काम कराया जा रहा है। हालांकि आपको पैसे दी जा रहे और सुविधा दी जा रही है, लेकिन आपकी इच्छा नहीं थी, इच्छा के विरुद्ध आपसे काम कराया जा रहा है। बात समझ में? ये सारा ये इसमें देख सकते हैं आप, पूरा डायग्राम बना के बताया गया है। इसके अपवाद बताया गया है कि सैनिक सेवाओं में काम कर रहा है उसे ऐसा नहीं है, वो ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं काम करना चाहता, ये सब दे रखा। अगला देखते हैं आर्टिकल 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है, अब यहाँ पे चाइल्ड लेबर को आप समझना होगा, इसमें पूरा दे रखा, आप देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, चाइल्ड लेबर आपने देखी होगी, बच्चे काम भी करते हैं ढाबे वाबे पे, खास तौर से छोटू चाय ले आया, छोटू पानी पिला दे, छोटू टेबल साफ कर दे, ये चीज़ें आपने देखी होगी। अब आप कहोगे बच्चे तो लेबर काम करते हैं। देखिए इसमें दो तरीके का है। दो तरीके का क्या है, अब मैं बता देता हूँ। जो 14 साल तक के बच्चे हैं, 14 साल तक के जो बच्चे हैं, उन्हें किसी भी रूप में हानिकारक रोजगार में, हानिकारक काम धंधों में, हानिकारक स्थानों पे रोजगार पूरा प्रोहिबिटेड है। पूरी तरीके से उन्हें लगाना प्रोहिबिटेड है। जैसी कोई फैक्ट्री होगी, खतरनाक केमिकल फैक्ट्री, माइनिंग होगी, उसमें बच्चे बिल्कुल लगाना कंप्लीटली बैन है। इसके अलावा इससे जो छोटे बच्चे हैं वो है रेगुलेटेड, यानी कि उनके लिए कनक अलग से कानून है और उस कानून के तहत वे रेगुलेटेड है। यानी रेगुलेटेड का मतलब हो गया वे काम तो कर सकते हैं लेकिन हानिकारक क्षेत्र में नहीं, कुछ उनके लिए शर्तें हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ प्रैक्टिकली, आपने देखा होगा ढाबे पे छोटा बच्चा होता है और वो चाय पानी पिलाता है। अब आप कहोगे ये भी तो एक चाइल्ड लेबर है। हाँ बिल्कुल सही, चाइल्ड लेबर है, लेकिन वो चाइल्ड लेबर के रूप में उसे दिखाते नहीं। वो क्या दिखाएंगे, जो मालिक होगा खोखे का, ढाबे का, वो कहेगा कि ये मेरा भतीजा है, ये मेरा बेटा है और मेरी सहायता कर रहा है। वो भी कब कर रहा है, स्कूल के समय के बाद, क्योंकि कंपलसरी स्कूलिंग है आर्टिकल 21A में। ठीक है, यानी कि 2 बजे के बाद, स्कूल से आने के बाद मेरे पास थोड़ी सी मेरी सहायता करने के लिए आ जाता, मेरा नाती है, पोता है, या जो भी है मेरा संबंधी है, इसके तहत वो बच के निकल जाते हैं। ये इस तरीके से होता है। और
ये रेगुलेटेड ऐसे है, अगर कोई इस तरीके की गतिविधियों में पकड़ा गया, ठीक है, अगर किसी जैसे कोई नातीदार नहीं है, ये प्रूफ हो गया, और वो किसी बच्चे को उठा के पकड़ के लाया होगा और उससे काम करा रहा है, तो उसमें उसे कुछ पनिशमेंट या कुछ फाइन कर देती है पुलिस, ये होता है। बात समझ में आई? तो इसमें देखिए कुछ एक्ट भी बनाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह रहा हूँ, भारतीय संसद ने कुछ कानून भी बनाए हैं इससे संबंधित, जैसे कि चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड बनाया है, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 बनाया है, प्रोहिबिटेशन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 1986, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे ये भारतीय संसद ने बनाया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें गिवन है, तो आप देख सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से भी कुछ सारी चीज़ें जोड़ देता हूँ, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, प्रैक्टिकली जो देखते हैं वो सारी आपको बताता चल रहा हूँ। तो यहाँ तक हमने आज 2 राइट देखे, राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, और जो आर्टिकल 23 और 24 है, और फ्रीडम, राइट ऑफ फ्रीडम जो हमने देखी, उसमें हमने आर्टिकल 19, 20, 21, 22 तक हमने देखे। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अब थर्ड पार्ट में हम फंडामेंटल राइट्स का बचा हुआ हिस्सा लेंगे। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं बहुत विस्तार से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको भी ये ढंग से देखना होगा, और इसके साथ साथ आपको कोई भी बुक है वो पढ़ते ज़रूर रहने होगी। आप इसके साथ इसका प्रीवियस पेपर ज़रूर करते रहिए, जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ, देखिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा जिम्मेदारी आपकी ये है कि हमारी मेहनत सब लोगों तक पहुँचे, इसका लाभ सार्वजनिक हित में मिले, इसीलिए आप इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।